अच्छा जी, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है दिस इज कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी जो है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इससे एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, केमिकल रिएक्शन है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एरोबिक माइक्रोस यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उनमें ये जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या दूसरा ऑर्गेनिजम्स हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनको जो है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है, और ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स आएंगे कहाँ से? ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे जब हम या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बेसिक न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे होंगे। बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या है? उसकी कार्बन सप्लाई, उसको कार्बन मिलना चाहिए, उसको ग्लूकोज मिलना चाहिए, उसको प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो जो कंज्यूम कर रहा है उससे उसको जो है ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं क्या? ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो एटीपी, एनएडीएच इस शक्ल में होते हैं। ठीक है, यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एंड अदर जो है NADH जो है ये मॉलिक्यूल हैं जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल कहला रहे हैं। और ये हमें कब मिलते हैं? जब ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स जो है इनको कंज्यूम किया जाता है, इनके डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो जो है इनके रिजल्ट में जो है हमें ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो द सिट्रिक एसिड साइकिल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है? इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है इसमें एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं सिट्रेट। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल इसमें बन जाता है स्टार्ट में, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते ही जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है वो होता है सिट्रिक एसिड। इसलिए भी इसको सिट्रिक एसिड कहा जा रहा है। इसके अलावा इसके कई नाम हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड के अलावा इसे जो है द कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जा रहा है, और इसके अलावा इसे कर्ब साइकिल भी कहा जा रहा है क्योंकि कर्ब एक साइंटिस्ट थे हंस कर्ब, उन्होंने अपने नाम पर जब इसको डिस्कवर किया था तो अपने नाम पर इसको रख दिया, तो इसके डिफरेंट नाम है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके पूरे साइकिल पे आ जाते हैं। ये इसका एक ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पहले आपको एसिटाइल को ए मिलता है, फिर वो दूसरे एक और कंपाउंड के साथ जो है बाइंड करता है और एक नया मॉलिक्यूल बना देता है सिट्रेट, फिर उससे और अलग डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो इस पूरे साइकिल में कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे और किसका क्या रोल होगा, ये सब हम जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और पिक्चर है जो मैं आप जिससे अगर आप समझना चाहें, एक ये पिक्चर भी है जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आ गई। ये ठीक है, ये भी एक पूरा साइकिल है, TCA साइकिल। इससे भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट जो आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल था, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के फौरन बाद जो है ये दूसरा स्टेप आ जाता है द सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसे TCA साइकिल भी कहा जाता है। तो एंड में ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड होता है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, और वो एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है एसिटाइल CoA। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एसिटाइल CoA, अब ये जब एसिटाइल CoA आ गया, जब TCA साइकिल स्टार्ट होगा, TCA साइकिल स्टार्ट होता है एसिटाइल CoA से। ठीक है, एसिटाइल CoA जो है वो बाइंड कर जाता है ऑक्सैलिक
ऑक्सैल एसिटिक एसिड के साथ जो है बाइंड करता है और वो बना देता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल एसिटाइल CoA join with 4 carbon molecule oxaloacetate releasing CoA group forming a 6 carbon molecule called citrate। क्या होगा? एक मॉलिक्यूल है एसिटाइल CoA जिसके अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल हो गए और एक जो है उसके साथ CoA अटैच होता है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है। 4 कार्बन है ना ऑक्सैलो एसीटेट में, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 मॉलिक्यूल्स, 4 कार्बन एटम का जो मॉलिक्यूल है ऑक्सैलो एसीटेट, ये किसके साथ ज्वाइन हो रहा है? एसिटाइल CoA के साथ। जब ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल था CoA, ये 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के साथ यहाँ S और CoA लगा हुआ है, तो ये CoA जो होगा ना वो रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा इस साइकिल से और बाकी ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन मिलकर क्या बना रहे हैं? 6 कार्बन एटम। ठीक है, ये सब ये मिलकर एक बना रहे हैं सिट्रिक एसिड जिसमें 6 कार्बन एटम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि एसिटाइल CoA ज्वाइन करेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और मिलकर क्या बना देंगे? ये सिट्रिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। इन द सेकंड स्टेप सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर and isocitrate. It is actually a 2-step process involving first the removal and then addition of water molecule. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या था कि फर्स्ट स्टेप ये हो गया एसिटाइल CoA है और ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिल रहा है तो 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल बना रहा है। क्या बन रहा है? वो सिट्रेट। ठीक है, अब सिट्रेट बन गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ये जो सिट्रेट हमारे पास बना है इस सिट्रेट का एक आइसोमर बन जाएगा। और आइसोमर क्या है? आइसोमर ये है कि आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो कंपाउंड है उसी का एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म या थोड़ा सा स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा लेकिन वो उसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हो जाती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कुछ रीअरेंज हो जाते हैं तो इस वजह से उसको हम आइसोमर कहते हैं। मतलब सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं लेकिन कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? citrate will changes the rearrangement of atom to form isocitrate। तो citrate नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? citrate कन्वर्ट हो गया into isocitrate जो कि citrate की आइसोमेरिक फॉर्म है। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं। अच्छा जी, सेकंड स्टेप में इट इज एक्चुअली अ 2-स्टेप प्रोसेस। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है वो 2-स्टेप प्रोसेस है इन्वॉल्विंग फर्स्ट द रिमूवल एंड देन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जब आइसोसिट्रेट बनेगा क्या करेगा? ये जैसे ही आइसोसिट्रेट मिलेगा बनेगा वो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्टेप 3 पे। आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज एंड रिलीज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, leaving behind a 5 carbon molecule जो कि कहलाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। during this step NAD is reduced to form NADH and enzyme catalyzing this step is called isocitrate dehydrogenase। it is an important regulating speed of the citrate acid। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा कि आपका ये जो आइसोसिट्रेट बना था ये क्या होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या करेगा कि अपने एक कार्बन मॉलिक्यूल निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या करेगा? ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। अब पहले ये आइसोसिट्रेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। ठीक है, 6 था ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। अब इसकी जब ऑक्सीडेशन हुई तो इसने क्या किया? एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो अब क्या ये बन गया? ये 5 कार्बन रह गए। ठीक है, पहले 6 थे
अब ये क्या हो गया, ये 5 कार्बन बन गए। अब क्योंकि ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया है तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, तो इसमें भी ये जो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना है, इस स्टेप में के दौरान भी जो है एक NAD मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा, और वो एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वो NAD को कन्वर्ट कर देगा इनटू NADH। ठीक है, इस तरह से हमें एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिल गया प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल गया। तो स्टेप 3 क्या है, आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड टू 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड व्हिच यील्ड NADH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस स्टेप में हमें एक NADH मॉलिक्यूल मिल रहा है, दूसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल रहा है। फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, अच्छा इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है, स्टेप 3 में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एंजाइम यूज हो रहा था। अब आ जाते हैं स्टेप 4 पर। द फोर्थ स्टेप इज सिमिलर टू थर्ड वन। In this case, the alpha ketoglutarate that's oxidized reduce NAD to NADH and releasing a molecule of carbon dioxide in the process. The remaining 4 carbon, अच्छा जी, 4 स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो क्या करेगा, वो अगेन एक NADH मॉलिक्यूल बनाएगा, NAD को कन्वर्ट कर देगा NADH में। ठीक है, और फिर अगेन एक जो है द रिमेनिंग एक कार्बन एंड रिलीज एक और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। रिमेनिंग 4 कार्बन मॉलिक्यूल पिक अप कोएंजाइम A and forming stable compounds succinyl CoA and enzyme catalyzing this step is alpha glutarate dehydrogenase। अच्छा ये बात नोट करो कि जिस स्टेप में जो मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे स्टेप 3 में जो है आइसोसिट्रेट यूज हो रहा था तो वहां जो एंजाइम यूज हुआ वो कौन सा था, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। स्टेप 4 में क्योंकि जो काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, अल्फा ग्लूटारेट पे काम हो रहा है, तो यहाँ कौन सा एंजाइम आ गया, अल्फा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ गया। तो स्टेप 4 में, स्टेप 3 में हमें क्या मिला था, 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटारेट मिला था जिसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये जो 5 कार्बन थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल में। ठीक है, अल्फा कीटो ये था जिसमें 5 कार्बन थे, अब ये 5 कार्बन कन्वर्ट होंगे इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल में। अगेन ये क्या करेंगे, एक NAD खुद ये जो है रिड्यूस होगा, एक मॉलिक्यूल निकालेगा जिसमें क्या होगा, NAD को कन्वर्ट हो जाएगा वो NADH में। तो यहाँ NADH कितने मॉलिक्यूल्स मिल गए अब तक हमें, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ हमें NADH मॉलिक्यूल मिल गया, 2 NADH मॉलिक्यूल मिल गए। साथ में अगेन ये क्या करेगा कि जो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिलीज कर देगा, जैसे पहले वाले स्टेप में हुआ था कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकाल दिया था, इसमें भी यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकाल देगा। लेकिन एक और स्टेप यहाँ हो रहा है, एक और स्टेप क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल होगा, कोएंजाइम होगा जिसका नाम है CoA। ठीक है, CoA एंजाइम क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के साथ आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अल्फा कीटो, यहाँ देखो पहले अल्फा कीटो ग्लूटारेट था जिसमें 5 कार्बन थे। ठीक है, इसने क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकाल दिया, यानी अब यहाँ कितने कार्बन रह जाने चाहिए, 5 थे ना, 5 से हो जाने चाहिए 4। ठीक है, 4 हो गए कार्बन। ठीक है, प्लस ये इसने क्या किया कि एक एंजाइम था कोए एंजाइम, उसके साथ अटैच हो गया। तो अब ये 4 कार्बन और प्लस ये कोए के साथ जो अटैच हुआ है, कोएंजाइम के साथ जो अटैच हुआ है, अब इस मॉलिक्यूल को हम कह रहे हैं ससिनाइल कोए। ठीक है, ये जो स्टेप हुआ है इसमें एंड मॉलिक्यूल जो आपको मिलेगा वो बनेगा ससिनाइल कोए। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या, अल्फा ग्लूटारिक एसिड loses second carbon dioxide and generates another NADH plus 4 succinyl CoA। स्टेप 4 आपका ये है कि आपका मॉलिक्यूल बन रहा है ससिनाइल कोए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं स्टेप 5 पर।
In step 5, CoA succinyl CoA replaced by phosphate group, which is then transferred to ADP to make ATP. In some cells, GTP guanosine diphosphate is used instead of ADP, forming GTP guanosine triphosphate as a product. The 4 carbon molecule produced in this step is succinate. ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ससिनाइल को हमारे पास मॉलिक्यूल बना था, ये क्या करेगा, अपना एक एनर्जी मॉलिक्यूल लूज करेगा और उससे क्या होगा कि जो एक एडीपी मॉलिक्यूल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन कुछ सेल्स में ये एडेनिन को एडेनिन डाइफॉस्फेट की जगह जो है गोनोसिन डाइफॉस्फेट को भी कन्वर्ट कर देता है इनटू गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जब ये अपना जो है मॉलिक्यूल लूज करेगा और साथ में इसने जो को ए एंजाइम इसके साथ अटैच हुआ था वो भी लूज कर देगा। तो अब ये मॉलिक्यूल जो आपके पास बचा है इसमें भी 4 कार्बन थे, यहाँ भी 4 कार्बन थे। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर को ए एंजाइम आकर अटैच हो गया था, यहाँ पर वो को ए एंजाइम जो था उसको रिलीज कर दिया। प्लस क्या किया इस मॉलिक्यूल ने, एक एडीपी मॉलिक्यूल था उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहाँ अब तक इससे पहले जो है हमें 2 NADH मॉलिक्यूल मिले थे, अब यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल मिल रहा है। और एंड में, एंड ऑफ दिस स्टेप हमारे पास कौन क्या मॉलिक्यूल मिलकर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द ससिनिक एसिड। तो स्टेप 5 में क्या हुआ, ससिनाइल कोए, ये वाला ससिनाइल कोए इज कन्वर्टेड इनटू ससिनिक एसिड एंड जनरेट्स कोए, ठीक है, एंड दिस रिलीज एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय एटीपी। तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो एडीपी कैप्चर करेगा और जैसे एडीपी कैप्चर करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्टेप, अच्छा नहीं ये क्या है, एटीपी जीटीपी सिमिलर टू एटीपी, बोथ सर्व एज एनर्जी सोर्स एंड। तो मैं जैसे आपको ये बताया कि कुछ सेल्स में क्या होता है कि एडीपी की जगह जीडीपी को वो जो है अपग्रेड कर देता है। तो ये जो जीटीपी है वो भी एटीपी की ही तरह ही है and serve as an energy source, and two can be readily interconverted, which of the two molecules is produced during citric acid cycle and depend on organism. ATP is made in human heart cells and GTP is made in liver cells, ठीक है। तो अगर ये वाला स्टेप, ये जो TCA साइकिल जो है अगर ह्यूमन हार्ट सेल में हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, जबकि अगर ये लिवर सेल्स में हो रहा है तो वहां पर जीटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, वहां एडेनिन लगा हुआ है, दूसरे वाले जीटीपी में क्या होता है, वहां गोनोसिन लगा हुआ है। न्यूक्लियोटाइड का तो पता है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये भी जो है इस तरह से ये एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। स्टेप 6 पे आ जाते हैं। इन स्टेप 6 ससिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्मिंग अनदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड fumarate, ठीक है। In this reaction, 2 hydrogen atom with their electrons are transferred to FAD and converted into FADH2. The enzyme that carries out this step is embedded in inner membrane of mitochondria. This molecule can transfer its electron directly into the electron transport chain. अब स्टेप 6 में क्या हो रहा है, स्टेप 6 में भी आपके पास एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा और ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल होगा वो होगा FADH2। अच्छा जरा अभी आसान का ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ बात कर रहे थे ससिनिक एसिड जो था वो कन्वर्ट हो रहा है, ससिनिक एसिड जो हमारे पास बना था अब उसमें से क्या होगा, एक एनर्जी मॉलिक्यूल निकलेगा जो कि क्या करेगा, मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम जो है
दो हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे और वो क्या बना देंगे, FAD को कन्वर्ट कर देंगे इनटू FADH2। ठीक है, ये भी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो अब ये जो नया मॉलिक्यूल बना है FADH2, ये जो है डिफरेंट पर्पस में यूज होगा। तो सिक्स्थ स्टेप में क्या हुआ, सल्फोनिक एसिड लूजेस 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, yield फ्यूमेरिक एसिड एंड जनरेट FADH2। तो यहाँ आपके पास एक एनर्जी मॉलिक्यूल, दो एनर्जी मॉलिक्यूल बनेंगे FADH2, और ये जो सल्फोनिक एसिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर ये जो स्टेप 4 है, 4 से लेकर 6 तक आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें एक कॉमन बात क्या है कि सबके पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल 4 कार्बन है। यहाँ ससिनाइल कोए में भी आपके पास 4 कार्बन है, यहाँ ससिनिक एसिड में भी आपके पास 4 कार्बन है, फिर फ्यूमेरिक एसिड जो बना है 6 स्टेप में, इसमें भी आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स है, साथ साथ जो है ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं। अच्छा जी, FAD क्या है, FAD इज बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन NAD। ठीक है, अच्छा जब ये हमने कहा कि जो है क्या करेगा, ये जो सल्फोनिक एसिड है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकालेगा और 2 हाइड्रोजन भी निकालेगा। जैसे ही जब इसमें से 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन या 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है NAD, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं निकलते हैं तो ये फौरन से उसको एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH में। लेकिन यहाँ पर FAD क्यों यूज हो रहा है, इसलिए क्योंकि FAD इससे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज हो रहे हैं, तो FAD इसको जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है इनटू FADH। तो ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब तक 2 NADH मॉलिक्यूल मिल गए और यहाँ पर भी 2 FADH मॉलिक्यूल DH2 मॉलिक्यूल्स बन गए, प्लस हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी बन गए, फिर एक हमें ATP मॉलिक्यूल भी मिल गया। तो ये सारे एनर्जी प्रोफाइल एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमें इस साइकिल से अब तक मिल गए हैं। और जो हमें अब मिल गया है, नेक्स्ट हमें मिला है फ्यूमेरिक एसिड, इसमें भी 4 कार्बन है। ठीक है, अब ये 4 ही रहेंगे कार्बन, आगे भी जो है कार्बन 4 ही रहेंगे, बस इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा होगा। अब FAD क्या है, FAD इज बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन NAD, मीनिंग दैट इट हैज हायर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। ससिनेट इज नॉट ग्रेट इलेक्ट्रॉन डोनर, मीनिंग इट हैज फेयरली एफिनिटी। छोड़ो इसको, स्टेप 7 में आ जाते हैं। In step 7, water is added to 4 carbon molecule fumarate and convert it into another 4 carbon molecule that is called malate। अब ये जो हमें फ्यूमेरिक एसिड मिला था, 4 कार्बन मॉलिक्यूल जो हमें मिला था, इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, मैलेट या मैलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास अब आ गया मैलिक एसिड। तो सिंपल 7 स्टेप में क्या हुआ, जो हमें फ्यूमेरिक मिला था या फ्यूमेरेट मिला था 4 कार्बन मॉलिक्यूल, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैलेट या मैलिक एसिड। स्टेप 8 में क्या होगा, इन द लास्ट स्टेप, स्टेप 8 लास्ट स्टेप है ऑफ सिट्रिक एसिड, ऑक्सलेट द स्टार्टिंग 4 कार्बन कंपाउंड इज जनरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट। ये जो हमें मैलेट मिला था या मैलिक एसिड मिला था, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी ये मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। अनदर मॉलिक्यूल NAD is reduced to NADH in this process। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें भी,
ये मैलेट था, ठीक है। मैलेट की ऑक्सीडेशन होगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा। जैसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा तो NAD फौरन से आकर उसको कैच कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH, ठीक है। NADH अगेन हमें एक और NADH मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। और अब ये मैलिक एसिड, क्योंकि इसने हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल दिया, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट वही मॉलिक्यूल है जो कि हमने फर्स्ट में इस्तेमाल किया था, ठीक है। फर्स्ट जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिल रहा था, याद आया फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था। तो ये ऑक्सैलो एसीटेट एंड में बन गया है। अगेन इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए ये दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ मिलेगा, फिर से ट्रेट बनेगा, फिर उससे आइसोसिट्रेट बनेगा, फिर उससे अल्फा ग्लूटारेट बनेगा, उसके बाद ससिनाइल कोए बनेगा। अगेन ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये था स्टेप नंबर 8 जिसमें अगेन आपको NADH मॉलिक्यूल मिला। तो अब यहाँ आपके पास कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, यहाँ 1 2 2 NADH मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर यहाँ एक ATP मॉलिक्यूल भी मिला है, फिर 2 FADH मॉलिक्यूल मिले हैं और एक NADH मिला है। प्रोडक्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड में क्या होगा, 2 कार्बन एंटर द एसिटाइल कोए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिले हैं आपको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 मिला है, ठीक है। इसमें इस रिएक्शन में आपको 3 मॉलिक्यूल NADH के मिलेंगे और 1 मॉलिक्यूल आपको FADH2 का मिलेगा, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अगर ATP नहीं मिल रहा तो GTP मिल सकता है, क्योंकि बताया था ना कि अगर डिफरेंट सेल और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो है ये डिपेंड करता है कि क्या मॉलिक्यूल मिल रहा है आपके पास, या तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट मिलेगा या फिर गुआनिन ट्राइफॉस्फेट मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन